तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी अपने अपने घरों में बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। तो लास्ट टाइम हमने एडवर्ब की सीरीज़ का जो एडवर्ब की सीरीज़ स्टार्ट की थी, एडवर्ब चैप्टर की, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर डली है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने एडवर्ब को यहाँ तक बताया था और आज की इस वीडियो में हम एडवर्ब चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट हो जाए आज। तो ये हमारा हो सकता है कि लास्ट पार्ट हो। तो आप अगर जो पार्ट 3 है उसको देखेंगे तो आपको यहाँ तक मिलेगा, है ना, थर्ड नंबर के पार्ट में। तो थर्ड नंबर के पार्ट में आपको यहाँ तक मिलेगा और आज हम इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब और भी कुछ चीज़ें इसमें जो बची हुई थी एडवर्ब में, उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा एडवर्ब चैप्टर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, फिर आप इस लास्ट वाले पार्ट को देखिएगा तो आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आ पाएगा, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की। पोजीशन ऑफ एडवर्ब से क्या मतलब होता है। देखो यहाँ पर कुछ ये जो आप देख रहे हो, जैसे हार्डली लिखा है, क्या लिखा है, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ठीक है ना। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, सर्टेनली, ओकेजनली एंड फ्रीक्वेंटली, जर्नली, ऑफन। इनको हमें इनकी पोजीशन समझना है हमें कि सेंटेंस में इन्हें किस पोजीशन पे होना चाहिए, राइट। देखो इनमें से कई का मतलब आप जानते होंगे, इनमें से ऐसे भी कुछ हैं जिनका मतलब आप क्या होंगे जानते होंगे। जैसे हार्डली, रेयरली और स्कार्सली का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, राइट। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी, ठीक है ना। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। नेवर का मतलब कभी नहीं, है ना। सर्टेनली का मतलब, जैसे सर्टेनली और ओकेजनली और फ्रीक्वेंटली की बात करें तो फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता, बार बार, ठीक है ना। जर्नली का मतलब क्या होता, आम तौर पर, है ना, आम तौर पर, है ना। ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर। ऑफन का मीनिंग क्या है, अक्सर। तो जो आप ये देख रहे हो, है ना, ये बेसिकली एडवर्ब्स हैं और हमें इनको किस पोजीशन पे लगाना चाहिए सेंटेंस के अंदर, आप यहाँ पे समझो। देखो all these words are used between helping verb and main verb। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये हेल्पिंग और वो मेन वर्ब के बीच में यूज होते हैं। हेल्पिंग और मेन वर्ब के कहाँ यूज होते हैं, बीच में। मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नहीं यूज करना चाहिए। मेन वर्ब मतलब क्या होता है, बेसिकली हम कह सकते हैं जिसके फॉर्म बनते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो इनके बीच में क्या करना है आपको, इनसे पहले यूज करना है आपको इनको, इन सारे वर्ड्स को, इन सारे एडवर्ब को, जिन्हें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिकली ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इनको कहा जाता है और ये मेन वर्ब के पहले लगाए जाते हैं। बाय चांस अगर हम कुछ सेंस देखें जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, उनके सिंपल सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आएगी तब भी ये मेन वर्ब के पहले लगेंगे। देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, all these words are used between helping verb and main verb और before main verb। अगर ये helping verb नहीं भी आती तो main verb के पहले लगेंगे। कहाँ लगेंगे, helping verb नहीं आती तो ये main verb के कहाँ लगेंगे, पहले लगेंगे, राइट। तो ये इनकी पोजीशन है जो आपको दिमाग में रखनी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैंने इनके हिंदी मीनिंग लिखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्शन की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। देखो एक्शन के बारे में बताने का काम किसको दिया गया है, एक्शन के बारे में बताने का काम एडवर्ब को दिया गया है। इस चैप्टर का पहला पार्ट आप जब देखोगे तो आपको ये सब क्लियर किया गया है, ठीक है ना, कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ये एडवर्ब का ही एक टाइप है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या टाइप है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब का ही टाइप है। आप फर्स्ट पार्ट में जाके देखोगे तो वहाँ पर मैंने बताया है, राइट। तो उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप यहाँ समझो, मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या है यहाँ पर बताया गया है कि जैसे लिखा है आई विल मिस यू सर्टेनली। अब यहाँ पे सर्टेनली क्या है, सर्टेनली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसको रियल में कहाँ यूज होना चाहिए था, मिस के पहले और विल के बाद में। ये इसकी सही पोजीशन है, तब जाके ये सही माना जाएगा। अगर ये गलत पोजीशन पे आ गए तो ये गलत हो जाएगा, सेंटेंस को गलत कर देगा, राइट। जैसे सी गोज टू कॉलेज हार्डली। अब यहाँ पर हार्डली आया है, जबकि हार्डली को कहाँ आना चाहिए, हार्डली को आना चाहिए गोज के पहले। भले ही यहाँ पर क्या नहीं आई, भले ही यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, लेकिन मेन वर्ब तो आई। ये गोज क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है ये, यानी कि यहाँ पे मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब के पहले आया है। हाल ही किसके पहले आया है, मेन वर्ब के पहले, है ना। और मैं आपको ये बार बार सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एडवर्ब के तीनों पार्ट देखें,
जो मैंने एडवर्ब के 3 पार्ट डाले हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनको देखने के बाद आप इसको देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ जितना बचा हुआ था, राइट। इसको कंप्लीट कर रहे हैं अपन अभी। अगला देखो, ईटन यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब। तो सेल्डम कहाँ आया, ईटन के पहले आया और हैज के बाद में आया। हैज यहाँ पर क्या है, ईटन यहाँ पे मेन वर्ब है, हैज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जो सेल्डम है वो कहाँ पर आया, सेल्डम यहाँ पे ईटन के पहले आया। इट मीन्स ये अपनी सही पोजीशन पे आया है। सही पोजीशन पे आया तो सेंटेंस क्या है, ये करेक्ट है। तो पहले तो आपको इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, क्लियर पोजीशन इनकी क्या है, राइट। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस बात को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब देखो इन्वर्जन, यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, व्हाट इज़ इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता, इन्वर्जन एक ऐसी चीज़ है जो किया जाता है बात को जोड़ देने के लिए। क्या, बात में दबावपूर्ण तरीके से बोलने के लिए। क्या, दबाव है ना, दबावपूर्ण तरीके से बोलने के लिए, दबावपूर्ण तरीके से बोलने के लिए, जोर देकर बोलने के लिए, दबावपूर्ण तरीके से बोलने के लिए, है ना, तरीके से बोलने के लिए या जोर देकर बोलने के लिए। जोर, बात वही है, जोर देकर बोलने के लिए, दबावपूर्ण तरीके से बोलने के लिए या जोर देकर बोलने के लिए किसका यूज किया जाता है, इन्वर्जन का यूज किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी इन्वर्जन में हिस्सा लेते हैं, मतलब इन्वर्जन बनाते हैं ये, ठीक है ना। अब इन्वर्जन बनाने में होता क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब इन्वर्जन बनाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, जब ये इन्वर्जन बनाते हैं, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब इन्वर्जन बनाते हैं तो ये पहले आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, और इनके बाद फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब। कई बार कई बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती, तो वो इसे इंटरोगेटिव समझ लेते हैं इतने पोर्शन को, कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इन्वर्जन किया जा रहा है। इन्वर्जन क्यों किया जा रहा है, बात को दबावपूर्ण तरीके से बोलने के लिए। ये ऐसा समझो कि जो सेंटेंस आपने भी पीछे देखे थे, उनको बोलने का दूसरा तरीका, उनको बोलने का दूसरा तरीका ये है कि आप उनको सबसे पहले रख दो, किनको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, जो पीछे पढ़े हैं अपन ने। उसके बाद आप लगाओ हेल्पिंग वर्ब और फिर आप लगाओ सब्जेक्ट, फिर आप लगाओ मेन वर्ब। तो ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो उन सेंटेंसेस को बोलने के लिए। बस डिफरेंस ये है कि वो एक सामान्य तरीका है बातचीत करने का और ये दबावपूर्ण तरीका है। ऐसे दबावपूर्ण तरीके से बोलने के लिए हम ऐसा करते हैं, जैसे यहाँ देखो आप, आई हैव नेवर गॉन देयर, मैं वहाँ कभी नहीं गया। तो ये एक सामान्य तरीका है, लेकिन इसी को बोलने का एक तरीका ये भी है कि हम ऐसा ही बोल सकते हैं। कैसा, नेवर आई हैव गॉन देयर, बात वही है, अर्थ वही निकल रहा, बस थोड़ा दबावपूर्ण तरीके से बोला गया। और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इन्वर्जन करना है। क्या करना है, इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन का अर्थ ही होता है उल्टा पुल्टा करना, उलट पुलट करना। क्या करना, उलट पुलट करना, उलट पुलट करना। इन्वर्जन का क्या मीनिंग होता है, उलट पुलट करना, ठीक है ना। तो आप अगर नेवर को आगे लाएंगे तो बनेगा क्या, नेवर, और फिर इसको बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब। फिर आपको क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो क्या बनेगा, नेवर हैव आई गॉन देयर। जैसे सी हैज़ सेल्डम ईटन चिकन को अपन ने बोला था ना, ये वाला सही था, अपना सही पोजीशन पे आया था, ईटन के पहले आया था, ठीक है ना। ये एक इसकी जर्नल तरीका हो गया बोलने का इसका, है ना। लेकिन अगर इसको इन्वर्जन के वे में बोलना है तो आपको सेल्डम को कहाँ लाना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, सेल्डम हैज सी ईटन चिकन। ये भी इसके बोलने का एक तरीका है। इसमें क्या होगा, सेल्डम पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, है ना। और इसका जो सामान्य तरीका है, जर्नल वे है, उसमें क्या होता है, विदाउट इन्वर्जन अगर इसे बोला जाए तो ये ईटन यहाँ पे मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब के पहले आते हैं। किसके पहले आते हैं, तो ये बात आपको समझनी है। अभी ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे आगे कुछ आपको ऐसा कंटेंट देना है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आता है, और उसको समझने के लिए इसमें क्लियरिटी होना जरूरी है, राइट। तो आई थिंक मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अब आप सीखो यहाँ पर इन्वर्जन बनाया कैसे जाता। इन्वर्जन बनाने का तरीका समझो आप। यहाँ पे आपके लिए दिए गए हैं दो, जैसे ये सही तरीके से लिखा हुआ है, ये इसका एक जर्नल वे है, ठीक है ना। यहाँ पे ये फिफ्थ फॉर्म है, यानी कि ये मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब के पहले हार्डली आया है। लेकिन अगर हमें इसको इन्वर्जन बनाकर लिखना है तो इन्वर्जन बनाने पर क्या होगा, इन्वर्जन बनाने पर हार्डली पहले आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब ये दिमाग लगाओ, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सेंटेंस सिंपल होता है
तो ये पैटर्न अप्लाई किया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट या कौन सा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मान लो ये पैटर्न अप्लाई किया जाता है, लेकिन जब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, या हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है। जैसे मान लो इसका नेगेटिव का पैटर्न क्या बनेगा, नेगेटिव बनाने पर यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब आने लगती है, वो है डू और डच। क्या है, डू और डच। और फिर आता है उसके बाद नॉट, और फिर क्या आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर फिफ्थ फॉर्म लगना बंद हो जाता है। फिफ्थ फॉर्म क्या है भाई, ये फिफ्थ फॉर्म बनाया जाता है फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाकर, जिसे हम वर्ब का एस या एस वाला फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे गो का गोज, ईट का ईट्स, मेक का मेक्स, टेक का टेक्स, रन का रन्स, इस तरीके से, राइट। लेकिन इसके नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपको डू डज लगानी पड़ती है हेल्पिंग वर्ब, और नॉट लगाना पड़ता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर इसका इंटरोगेटिव बना है, यस नो टाइप क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंटरोगेटिव में डू और डज पहले आ जाता है। आप किसी भी टेंस का इंटरोगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखना पड़ता है, पहले डू डज पहले आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब का क्या आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म, एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता, राइट। तो ये हो गया इसके इंटरोगेटिव का पैटर्न। अब देखना इसका यूज होगा यहाँ पे, इस चीज़ का यूज किया जाएगा यहाँ पे। कैसे यूज किया जाएगा, अभी ये अपने सामान्य तरीके से लिखा गया है, जनरल वे में लिखा गया है, सिंपल वे में लिखा गया है। बट अगर आपने इसका इन्वर्जन बनाया तो इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आगे आ जाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आगे आ जाते हैं। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ती है। तो ये कौन सा फॉर्म लगा है, फिफ्थ फॉर्म। इट मीन्स ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आप इसका इन्वर्जन बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। सबसे पहले हार्डली रखना पड़ेगा, तो अपन ने हार्डली रख दिया सबसे पहले। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे अपन, यहाँ पर अपन को देखना पड़ेगा, सी दिया है, क्या दिया है। तो आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए कि ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, ही सी इट नेम के साथ, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। किसके अकॉर्डिंग, तो ही सी इट नेम के साथ लगता है फिफ्थ फॉर्म। या अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करें तो डज हेल्पिंग वर्ब लगती है। और आई वी दे यू के साथ क्या लगता है, आई वी दे यू के साथ क्या लगता है, आई वी दे यू के साथ लगता है फर्स्ट फॉर्म। और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू लगता है। क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू। यानी कि डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ऐसे ही फिफ्थ फॉर्म लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर समझना है। यहाँ पर जो सी है वो सिंगुलर है, तो सी के साथ क्या लगेगा, डज, तो बनेगा हार्डली डज सी, हार्डली डज सी। और वर्ब का लगाना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू और डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो क्या बनेगा, हार्डली डज सी गो टू कॉलेज। क्या, हार्डली डज सी गो टू कॉलेज। ये आप इन्वर्जन बनाओगे। बट आप ये इंटरोगेटिव नहीं बना रहे हो, बस आप सीख रहे हो कि इन्वर्जन बनाते कैसे हैं, क्योंकि अभी इसका काम है आगे जाकर। जैसे दे रियरली टॉक टू ईच अदर, दे रियरली टॉक टू ईच अदर में क्या हो रहा है, दे रियरली टॉक टू ईच अदर में यहाँ पर समझो आप, दे रियरली टॉक टू ईच अदर अपने आप में एक सही सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो टॉक है वो मेन वर्ब है और रियरली इसके पहले आया है। बट अगर इसका इन्वर्जन बनाना हो तो इन्वर्जन बनाने के लिए रियरली आगे लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा आगे, रियरली आगे लाना पड़ेगा। और रियरली के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस टेंस में लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। अब अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है बच्चों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप अगर इसको इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखोगे तो आपको क्या रखनी पड़ेगी, डू और डज रखनी पड़ेगी। ये वाला पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला। तो अब दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डू लगेगा। तो क्या बनेगा, रियरली डू, रियरली डू दे, रियरली डू दे टॉक, रियरली डू दे टॉक टू ईच अदर। ये इसका इन्वर्जन फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये इसका इन्वर्जन फॉर्म हो जाएगा। इन्वर्जन फॉर्म का मतलब यही होता है, ये इन्वर्जन करना कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्वर्जन करना कहलाता है। इन्वर्जन क्यों किया जाता है बच्चों, इन्वर्जन किया जाता है बात को जोर देकर बोलने के लिए। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो ऐसे करते हैं इन्वर्जन। अब इसका क्या यूज है, अब इसका आगे यूज समझते हैं अपन, ठीक है ना। थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे जाते हैं। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि हार्डली, रियरली, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम, ये सब इन्वर्जन में हिस्सा लेते हैं। जिसमें से हार्डली, रियरली और स्कार्सली हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है शायद ही कोई या ना के बराबर, ठीक है ना। इसका एक बेसिक मतलब ये होता है, शायद ही कोई या ना के बराबर, राइट। अभी मैंने आपको बताया था। अब आगे समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ये तो आई ही है, ये तो आई ही है मान लो, है ना। और इनके बाद मान लो कोई सेंटेंस आया है, ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा सेंटेंस, राइट। लेकिन अगर कोई एक और सेंटेंस इनके बाद जोड़ना है, ठीक है ना, एक और सेंटेंस इनके बाद जोड़ना है,
तो हमें यहाँ पर दो कंजंक्शन में से कोई एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, या तो हम बिफोर लगाएंगे या हम व्हेन लगाएंगे, या तो बिफोर लगाएंगे या व्हेन लगाएंगे। इन दोनों में से किसी एक कंजंक्शन का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन होता है ज्वाइनिंग वर्ड। क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड, जो जोड़ने में काम आता है। किसको जोड़ने में काम आता है, सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आते हैं, ठीक है ना। किसको जोड़ने में काम आते हैं, सेंटेंसेस को, वर्ड्स को जोड़ने में काम आते हैं, ठीक है ना। फ्रेजेस को जोड़ने में काम आते हैं, इनको जोड़ने में काम आते हैं। फ्रेजेस का मतलब होता है शब्द समूह। क्या होता है, शब्द समूह, राइट। तो आई थिंक ये बात आप समझ गए होंगे। अब आगे देखो, आगे क्या है, आगे ये है बच्चों कि अगर ये इसके साथ वाला जो सेंटेंस है वो किसी दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ेगा तो एक मीनिंग कंसीडर करता है, एक मीनिंग निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है, मुश्किल से ही। क्या निकाल के देता है, मुश्किल से ही। मुश्किल से ही ऐसा निकल के आता है। देखो, मुश्किल से का मतलब हो गया ये हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, और व्हेन या बिफोर का मतलब हो गया ही, ठीक है ना। तो आप इसको लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या यूज है, ठीक है ना, किस तरीके के वाक्यों को बोलने में यूज होता है इसका। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप आराम से नोट्स बना सकते हैं मेरे हिसाब में। देखो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है, ही हार्डली ओपनड द डोर देन टू स्ट्रेंजर्स एंटर द हाउस। पहली तो मैं इसमें मिस्टेक बतानी है। पहला इसका काम क्या है यहाँ पर कि हमें इसमें एरर निकालना है। एरर क्या है, यहाँ पर अगर हार्डली आया है तो यहाँ पे देन नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर या तो आप लगा दो व्हेन और या लगा दो आप बिफोर, जो आपको लगाना हो। व्हेन या बिफोर में से कुछ भी आ सकता है, या तो व्हेन लगा दो या क्या लगा दो, बिफोर। करेक्ट कंजंक्शन का यूज करना है। अब एक और बात समझो कि इसको बोलने का एक और तरीका है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम इसको चाहें, अब देखो यहाँ तो हमने गलती निकाली कि ये गलत था, यहाँ पे व्हेन या बिफोर आएगा तो ये सही हो जाएगा, राइट। बाकी सब कुछ सही है। देखो हार्डली कहाँ पे आया है, मेन वर्ब के पहले आया है, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है सेंटेंस। आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, यहाँ पे थोड़ा टेंस का नॉलेज होना चाहिए। उसमें क्या पैटर्न चलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब आप इंटरोगेटिव बनाते हैं तो आपको डिड हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना पड़ता है। ये आपका इंटरोगेटिव के लिए हो गया, और ये आपका किसके लिए हो गया, सिंपल के लिए हो गया। यहाँ नेगेटिव से एक हेल्पिंग वर्ब आने लगती है। अगर हम नेगेटिव से ही देखें तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस से एक हेल्पिंग वर्ब आने लगती है। वो क्या आने लगती है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न काम करने लगता है। तो अगर आप इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा। यानी कि डिड आगे आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। आप ये समझो कि इंटरोगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, जिनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, यस नो टाइप। कौन से क्वेश्चन, यस और नो टाइप, जिनके आंसर यस या नो में निकले। किस में निकले, यस या नो में। अगर आप इन सब चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब में टेंस की वीडियो डली है, बेसिक भी डली है और एडवांस भी डली है। आप किसी को भी देखेंगे आपका 10 चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मेरी सलाह है पहले बेसिक देखिए, फिर उसके बाद एडवांस देखिए, है ना। प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा, तो आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे टेंस का काम है, थोड़ा सा हम कॉम्पिटिटिव लेवल का मटेरियल पढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल के मटेरियल में हमें इन सब चीज़ों को यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं तो ये सब हमें पता होना चाहिए, राइट। अब देखो इसको बोलने का दूसरा तरीका क्या होगा। अब ये सेंटेंस अभी सेकेंड फॉर्म लगा कर लिखा था, यानी कि ये सेंटेंस अभी पास्ट इंडेफिनिट में लिखा था। अब अगर इसको हम इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना ये इन्वर्जन बनाते हैं। कौन बनाते हैं इन्वर्जन, हार्डली, रेयरली और स्कार्सली क्या बनाते हैं, इन्वर्जन। तो अगर ये इन्वर्जन बनाते हैं तो इन्हें हम इन्वर्जन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को कहीं लिख सकते हैं। लेकिन हम लिखेंगे कितने पोर्शन को, इतने ही पोर्शन को लिखेंगे जितने पोर्शन में ये आ रहा, आप देख रहे हो, जितने पोर्शन में ये आ रहा, क्या आ रहा, यहाँ तक, इतने पोर्शन। उसको नहीं, वो तो सिंपल या नेगेटिव फॉर्म में ही रहेगा, वो सिंपल या नेगेटिव फॉर्म में ही रहेगा। सिंपल में है तो सिंपल में ही रखो, लेकिन ये वाला जो है ये अपन इन्वर्जन फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, आप ऐसा लिख सकते हैं, हार्डली डिड ही, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैटर्न यूज करेगा, डिड आएगा हेल्पिंग। और अगर आप इंटरोगेटिव, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या होता, इंटरोगेटिव वे में लिखना होता, बट ये क्वेश्चन नहीं होता, ये इन्वर्जन करना होता है। तो क्या बनेगा, हार्डली डिड ही, ओपन आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जब डिड आता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म। तो हार्डली डिड ही ओपन द डोर, हार्डली डिड ही ओपन द डोर। देन की जगह क्या आना चाहिए था यहाँ पे, व्हेन। हार्डली डिड ही ओपन द डोर व्हेन टू स्ट्रेंजर्स, व्हेन टू
स्ट्रेंजर्स, अब देखो क्या लिखा है, एंटर्ड, उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो सेकेंडरी फॉर्म में लिखा जाएगा द हाउस, ये इसका इन्वर्जन फॉर्म होगा। देखो क्या होगा, हार्ली डिड ही ओपन द डोर व्हेन टू स्ट्रेंजर्स एंटर द हाउस। ये इसको दबावपूर्ण तरीके से बोला गया। कैसे दबावपूर्ण तरीके से बोला गया? पहले क्या बोला गया था? पहले बोला गया था कि उन्होंने मुश्किल से दरवाज़ा खोला ही था कि दो अजनबी घर के अंदर आ गए। ठीक है ना। अब क्या बोला जा रहा? मुश्किल से ही उन्होंने दरवाज़ा खोला था, मुश्किल से दरवाज़ा उन्होंने खोला ही था, मुश्किल से दरवाज़ा उन्होंने खोला ही था कि दो अजनबी घर के अंदर आ गए। तो ये दबावपूर्ण तरीके से बोलना हो गया, थोड़ा दबावपूर्ण तरीके से बोलना हो गया, है ना। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। आई थिंक आप ये समझ गए कि इन्वर्जन क्यों किया जाता है, दबावपूर्ण तरीके से बोलने के लिए। और एक बात याद रखना कि इसमें एरर क्या था, इसमें यह भी ध्यान देना पड़ता है कि अगर इस तरीके से लिखा जा रहा है तो आगे जाके जो कंजंक्शन लगेगा दूसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए वो वैन या बिफोर लगेगा। क्या लगेगा? वैन या बिफोर लगेगा, राइट। आगे देखो, जैसे यहाँ पर देखो आंसर क्या है, ही हैड हार्डली ओपन द डोर व्हेन टू स्ट्रेंजर्स एंटर द हाउस। जैसे एक सेंटेंस और है यहाँ पर, ठीक है ना, वी हैड स्कार्सली रीच्ड होम, वी हैड स्कार्सली रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब यहाँ पर आप देखो स्टार्टेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है बच्चों? सेकेंड फॉर्म है। रीच्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर भी इसने देन लगा दिया, जबकि या तो ये वैन लगा सकता था या बिफोर। तो चलो वैन लगा देते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत ही है अगर वैन नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना। अब चाहे तो इसको इन्वर्जन फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज होता है, क्या यूज नहीं होता है ना। तो अगर आप इसको इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो आपको स्कार्सली को कहाँ लाना पड़ेगा? स्कार्सली को पहले लाना पड़ेगा। कहाँ लाना पड़ेगा? पहले। फिर आपको यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ लगानी पड़ेगी, तो क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा, ठीक है ना। ये पास्ट परफेक्ट में लिखा था, किसमें लिखा था? ये बेसिकली सेकेंड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? यहाँ पर हैड लगाया क्योंकि, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा? हाँ, स्कार्सली हैड, स्कार्सली हैड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? वी, तो सब्जेक्ट यहाँ लाओगे। स्कार्सली हैड वी रीच, रीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीच्ड होता है, ठीक है ना। रीच्ड होम, रीच्ड होम। फिर आपको वैन लगाना है, वैन इट। और अगला सेंटेंस जैसा हो, कैसा है? सिंपल है, तो इसको सिंपल वे में ही लिख देंगे, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस के रूप में ही लिख देंगे, राइट। तो क्या बनेगा? वैन इट स्टार्टेड, वैन इट स्टार्टेड, वैन इट स्टार्टेड रेनिंग, वैन इट स्टार्टेड रेनिंग, वैन इट स्टार्टेड रेनिंग। ये दबावपूर्ण तरीके से बोल रहा हो गया। क्या बोल रहा? पहले क्या बोल रहा था? पहले बोल रहा था कि हम मुश्किल से घर पहुंचे ही थे कि बारिश शुरू हो गई, कि बारिश शुरू हो गई, है ना। अब यहाँ क्या बोला जा रहा? स्कार्सली हैड वी रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। मुश्किल से हम घर पहुंचे ही थे कि बारिश शुरू हो गई, कि बारिश शुरू हो गई। मुश्किल से ही हम घर पहुंचे थे कि बारिश शुरू हो गई। ये दबावपूर्ण तरीके से बोलना हो गया, मुश्किल से ही। आप यहाँ पर दबावपूर्ण तरीके से मुश्किल से ही हम घर पहुंचे थे कि क्या हो गया? बारिश चालू हो गई। तो आई थिंक ये बात आप समझ लोगे। और यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पर एक मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर ही नहीं की है। क्या है यहाँ पर? ही नहीं की अर्थ निकालो आप, की, मुश्किल से ही की, है ना, मुश्किल से ही की, मुश्किल से ही की, ऐसा होगा, मुश्किल से ही की, ठीक है ना। यहाँ पे इस वाली चीज़, इस जगह पे आपको की बोलना है। क्या बोलना है? मुश्किल से ही की। ये ही नहीं बोलना, ही यहाँ पे बोलना था, राइट। टाइपिंग मिस्टेक है, आप सुधार लेना। आगे देखो क्या है, आगे एक नया कॉन्सेप्ट है। क्या नया कॉन्सेप्ट? ये कि आपने स्कूल लेवल में ये बहुत देखा होगा, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर समझने वाली बात? नो सूनर देन। याद रखना, जो नो सूनर है वो अपने साथ देन लगाता है। क्या लगाता है? इसके पहले आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर? देखो, नो सूनर जो है वो हमेशा ही इन्वर्जन फॉर्म में यूज होता। इसका कोई साधारण तरीका होता ही नहीं है बोलने का, ये हमेशा इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद इन्वर्जन। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्वर्जन फॉर्म में होता क्या, मैंने आपको बताया। इन्वर्जन फॉर्म में ये सबसे पहले आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि नो सूनर को पहले रख दिया जाता, मतलब ये पैटर्न होता है। सबसे पहले नो सूनर आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको अगला सेंटेंस जोड़ना है तो आपको देन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? देन यूज करना पड़ेगा, THAN। कौन सा देन लगाना पड़ेगा? ये वाला देन मत लगाना, ये वाला देन मत लगाना। इसका मतलब होता है तब। ये पास्ट टाइम के लिए लगाया जाता। किसके लिए लगाया जाता?
पास्ट टाइम के लिए आपको ये वाला देन लगाना है जो कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है। आप देखो ना यहाँ पे सूनर अपने आप में सून की कंपैरेटिव डिग्री है। अगर आपने एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ा है कभी तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना कि देन लगाना है ये वाला। उसके बाद अगर सेंटेंस सिंपल है तो सिंपल वे में लिख देना, और अगर सेंटेंस क्या है नेगेटिव है तो नेगेटिव वे में लिख देना। बट इस वाले सेंटेंस को जो यहाँ पर सेंटेंस आने वाला है ये आपको इन्वर्जन फॉर्म में ही लिखना है। किस में लिखना है? इन्वर्जन फॉर्म में लिखना है, राइट। ये बात याद रखना, इन्वर्जन फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। ये पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। इसी का मतलब होगा कि नो सूनर हमेशा इन्वर्जन बनाता है, नो सूनर से हमेशा दबावपूर्ण तरीके से ही बोला जाता है। अब यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आता? अब यहाँ पे मीनिंग निकल के आता है, देखो अभी मैं मीनिंग बताता हूँ आपको। आपने इतना लिख लिया, आपने इतना लिख लिया, आप इतना लिख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखो नो सूनर का जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है क्या? जैसे ही और वैसे ही। यहाँ पे निकलेगा क्या? यहाँ पे निकलेगा जैसे ही, और यहाँ पे निकलेगा क्या? वैसे ही। देन लगाना आप। यहाँ पे कंजंक्शन जो लगने वाला है अगला सेंटेंस जोड़ने के लिए वो क्या लगने वाला है? देन लगने वाला है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, क्या लगने वाला है? देन लगने वाला है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, राइट। आगे बढ़ते हैं, और बीच में पैटर्न क्या आएगा वो बता दिया मैंने आपको। जैसे यहाँ देखो, नो सूनर द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स केम आउट द ऑफिस, ठीक है ना। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझो यहाँ पर। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी को बोलने का एक और तरीका होता है, इसको बोलने का एक और तरीका भी होता है। एक कंजंक्शन आपका है क्या? एज सून एज, क्या? एज सून एज। ये हमेशा एक साथ यूज किया जाता। इसका मतलब भी जैसे ही होता। क्या होता? जैसे ही। अगर मान लो ये आगे आया तो इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल या नेगेटिव आएगा। वो डिपेंड करता है कि नॉट लगा है या नहीं लगा है। नॉट लगा है तो नेगेटिव, नहीं लगा है तो सिंपल, राइट। नॉट तब होगा, नॉट होगा तो ही नेगेटिव माना जाएगा, वरना सिंपल होगा, राइट। और क्या होगा? फिर लगेगा कॉमा। क्या लगेगा? कॉमा। यहाँ कॉमा का मतलब हो जाएगा वैसे ही। क्या हो जाएगा? कॉमा का मतलब क्या हो जाएगा? वैसे ही। और उसके बाद जो सेंटेंस अगला आएगा वो क्या रहेगा? वो भी क्या रहेगा? सिंपल या नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब समझे? 11th-12th में अक्सर आपने देखा होगा एक क्वेश्चन बनता था और अभी भी बनता है। क्या बनता है? कि वो नो सूनर देन से लिखता है सेंटेंस को, रीराइट करने के लिए बोलता है एज सून एज से। तो लिखने का तरीका समझे आप? अगर आप एज सून एज से लिख रहे हैं तो बोला तो जाएगा, क्योंकि इसका भी मतलब वही है, जैसे ही वैसे ही। क्या मतलब है? जैसे ही वैसे ही। लेकिन बोलने के तरीके में अंतर आ जाएगा। इसमें इन्वर्जन ये नहीं बनाता, राइट, ठीक है ना। आपको इसको ऐसे लिखना है, सिंपल या नेगेटिव, सिंपल या नेगेटिव। नॉट आए तो नेगेटिव, नहीं आए तो सिंपल। अगर नॉट आए तो नेगेटिव, नहीं आए तो सिंपल, राइट। ऐसे आप लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। एक और चीज़ याद रखो, क्या अगर आप एज सून एज को बीच में ले आए तो जिस सेंटेंस के लिए लग रहा है, जिस सेंटेंस के लिए लग रहा है वो सेंटेंस पीछे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पीछे। और पीछे वाला सेंटेंस आगे आ जाएगा। और फिर कॉमा नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? इतना बड़ा जो मैंने कॉमा लगा के रख दिया है, ये कॉमा नहीं लगेगा, राइट। समझ रहे हो बात को? क्या ही लगेगा? ये कॉमा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज सून एज को आप बीच में ले आओगे। तो ये बातें याद रखना, ठीक है ना। अब इनको हम बताते हैं कैसे यूज करना है इन सब चीज़ों को। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? सेंटेंस पढ़ो आप, क्या लिखा है? नो सूनर द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द ऑफिस। नो सूनर द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द ऑफिस। पहले तो इसमें मिस्टेक निकालो। मिस्टेक क्या है इसमें? मिस्टेक यहाँ पर ये है इसमें कि यहाँ पर THEN नहीं आना। देखो ये बन गया ना क्वेश्चन, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट THAN है ना, तो इसमें ये मिस्टेक है। और एक और मिस्टेक है कि इसने नो सूनर हमेशा इन्वर्जन बनाता है और इसने अपने बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं रखी। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया? यहाँ पर गलत हो गया। इसको सही कैसे करेंगे? इसको सही ऐसे करेंगे कि आप सबसे पहले नो सूनर लाओ, ठीक है ना। अभी देखो ये कौन से टेंस में लिखा है? ये सेकेंड फॉर्म है। आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा? अब यहाँ देखो ये सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में अगर आप नो सूनर को इन्वर्जन वे में लिख रहे हो, लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा इन्वर्जन ही बनाता है, राइट। तो आप नो सूनर पहले लाओगे, फिर आपको लानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, तो लगेगी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड। फिर आपको लाना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बैल, तो द बैल। और आपको रिंग करना पड़ेगा। आप क्या करना पड़ेगा? क्योंकि डिड के साथ वर्ब का बच्चों फर्स्ट फॉर्म लगता है, राइट। क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या बनेगा? नो सूनर डिड द बेल रिंग। फिर आएगा कॉमा। क्या आएगा? फिर कॉमा नहीं आएगा, फिर आएगा देन, THEN। फिर क्या होगा? फिर वो अगला सेंटेंस जो है वो उसको जैसा का तैसा लिख देंगे। द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द ऑफिस।
आप ऐसे लिखोगे, राइट। आप समझ पाया क्या क्या किया मैंने यहाँ पे मैंने इन्वर्जन फॉर्म यूज कर दिया। आप अगर इस सेंटेंस को चाहें तो नो सूनर देन की जगह आप एज सून एज से भी लिख सकते हैं, बट आपको एज सून एज में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको जैसा दिख रहा था वैसे ही करेंगे, बस THAN की जगह क्या लगाएंगे, कुछ कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉमा। देखो आप क्या करेंगे, एज सून एज को पहले लाएंगे, एज सून एज, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वही लिखेंगे द बेल रैंग, क्योंकि ये सिंपल ही रहेगा। यहाँ पे आपको इन्वर्जन नहीं बनाना पड़ता, आपको ये लिखना द बेल रैंग, फिर आप कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉमा, और फिर लिखेंगे द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द ऑफिस से बाहर आ गए। बेसिकली यहाँ पे ऑफिस नहीं है, आपको बताऊँ मैं, यहाँ पे रियल में मुझे स्कूल लिखना था। क्या लिखना था, ऑफिस की जगह, बट ऑफिस लिख गया एज अ टाइपिंग मिस्टेक। स्कूल होना चाहिए, स्कूल ज़्यादा बेस्ट लगेगा यहाँ पे। ऑफिस बोलना भी कोई गलत नहीं माना जाएगा, बट ऑफिस से ज़्यादा बेटर यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है। रियल में मैं स्कूल ही लिखना चाहता था, तो ये दूसरा तरीका है लिखने का एज सून एज से, लेकिन इसमें इन्वर्जन नहीं होता, राइट। इन्वर्जन नहीं बनाते, क्लियर, ये बात आप याद रखना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नो सूनर द बेल रैंग देन। देखो अभी भी ये गलत कर रहा है, इसका सही क्या होगा, नो सूनर डिड द बेल रिंग होगा, देन द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द ऑफिस, राइट। अगला सेंटेंस आप करके देखो, ठीक है ना। क्या ये सेंटेंस सही है, पहले आप देखो क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा गया है नो सूनर सी फिनिश्ड कुकिंग सम गेस्ट अराइव्ड। ये भी पास्ट इंडेफिनिट से बोला गया, फिनिश्ड वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म में, बट ये सेंटेंस गलत है। आप देख पा रहे हो क्यों गलत है, क्योंकि इसने यहाँ पे इन्वर्जन नहीं बनाया, जबकि नो सूनर हमेशा इन्वर्जन फॉर्म में ही लिखा जाता, लेकिन हमें इसका टेंस पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, और यहाँ पे इसने बैन यूज किया। यहाँ पर ये भी मिस्टेक है कि यहाँ पर क्या आना था, देन आना था, THAN। पहले तो इसको सही करते हैं, सही क्या होगा इसका सही होगा नो सूनर डिड सी फिनिश हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड लगेगा, क्योंकि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट का जब आप इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखना, देखो इन्वर्जन फॉर्म जो है, ऐसा समझ लो कि इन्वर्जन फॉर्म ने इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न होता है ना, उसका चुरा लिया, चोरी कर लिया, उस तरीके को यूज करता है यहाँ पे, राइट। तो नो सूनर डिड सी फिनिश कुकिंग, वैन की जगह आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देन लगाना है। क्या लगाना है, देन, THAN, देन कंजंक्शन का यूज करना है। किसका यूज करना है, देन कंजंक्शन का यूज करना है, राइट। फिर क्या होगा, गेस्ट अराइव्ड यूज करेंगे इसके बाद, है ना, अराइव्ड। यहाँ हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ जैसे सेंटेंस है वैसे लिखेंगे, गेस्ट अराइव्ड, ये होगा इसका करेक्ट। क्या होगा, नो सूनर डिड सी फिनिश कुकिंग देन गेस्ट अराइव्ड। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे ही उसने कुकिंग फिनिश की, कुछ गेस्ट आ गए। यहाँ पे सम भी ऐड करना था, सम लिख देना, यहाँ पर क्या लिख देना, सम, ये तो गलत था, है ना। यहाँ पे क्या लिख देना, सम लिख देना, इस जगह पे सम लिखना मैं भूल गया, राइट। सम गेस्ट अराइव, क्या होगा, सम गेस्ट अराइव। अगला देखो, उसको एज सून एज से भी लिख सकते हो, ये बात याद रखना। चाहे तो इसको किससे लिख सकते हैं, एज सून एज से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो एज सून एज से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये तो सही है फिलहाल में, ये तो सही किया इसने, डिड सी फिनिश कुकिंग देन सम गेस्ट अराइव। इसको अगर हम चाहें तो एज सून एज को बीच में ला के भी लिख सकते हैं। बीच में लाओगे तो दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि नो सूनर किसके लिए लगा, नो सूनर लगा है इस सेंटेंस के लिए, तो पीछे वाला सेंटेंस आगे आ जाएगा। तो फिर कैसे बोला जाएगा, सम गेस्ट अराइव्ड एज सून एज सी फिनिश्ड। यहाँ पर अपन को ये इन्वर्जन नहीं बनाना, राइट। आपको यहाँ पे सिंपल वे में लिखना है, फिनिश्ड कुकिंग। अच्छा, पढ़ेंगे कैसे, तो फिर इसको पढ़ेंगे ऐसे, कैसे पढ़ेंगे, जैसे ही उसने कुकिंग फिनिश की, कुछ गेस्ट आ गए, कुछ मेहमान घर में आ गए, या कुछ मेहमान आ गए, राइट, ये अर्थ निकलेगा। तो आप एज सून एज को बीच में लगा सकते हैं। इससे बेनिफिट हो आपको ये होगा कि आपको कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा। आई थिंक ये बात मेरी आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ तक हमारा था एडवर्ब चैप्टर, ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने सारे कवर किए। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हमारा 4th पार्ट है। यहाँ पर हमारा एडवर्ब का जो मटेरियल था वो कंप्लीट होता है, और आप इसको बाकायदा यूज कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। स्कूल लेवल की स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी वीडियो है। ये नो सूनर और एज सून एज के कॉन्सेप्ट उनके हमेशा गलत होते हैं रीराइट करते समय, ठीक है ना। तो
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अब लगातार मेरी वीडियोस मिलती रहें अलग अलग चैप्टर्स की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।